वेलकम बैक डियर एस्पिरेंट्स। सो टुडे वी विल डिस्कस हियर विलियम वर्ड्सवर्थ सीरीज़। यहाँ पर जो पोएट्स हैं टीजीटी एंड पीजीटी उनकी रेगुलर प्रैक्टिस के लिए जो पोएट्स हैं उनके एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इनको ध्यान से देखिए, अपने नोट्स बनाइए और रिवीजन करते रहिए। ओके, लेट्स बिगिन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ एंड हिज वर्क। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 वॉज ओरिजिनली कॉल्ड अ लीच गैदरर, लामिया, डिटर्मिनेशन या नन ऑफ दीज। ठीक है, ये जो है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस जो कि 1802 में आया था, इसको ओरिजिनली क्या बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है लीच गैदरर। इसको लीच गैदरर बोला जाता है। ठीक है, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस एक लिरिक पोयम है इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। इस पोयम को लिखा गया है जिसको उन्होंने 1802 में कंपोज किया था और 1807 में पब्लिश कराया था अपनी जो उनकी पोयम्स इन 2 वॉल्यूम सीरीज आई थी। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्क हो जाता है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, जिसको ओरिजिनली हम लीच गैदरर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। This old man I met a few hundred yards from my cottage at Taunt Grasmere, and the account of him is taken from his month. This is the reference that Wordsworth gives and it resulted in a poem. Which poem? Means यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो ओल्ड मैन है जिससे मैं कुछ साल पहले मिला था माई कॉटेज, मेरे कॉटेज के यार्ड में, टाउन ग्रासमर में, ठीक है, और मैंने उस महीने में इस ओल्ड मैन के बारे में जो जितने भी इन्फो हैं वो ली थी। तो ये जो रेफरेंस है वर्ड्सवर्थ का, ये किस पोएम में हमें देखने को मिलता है? रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, माइकल या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये उनकी, इसका राइट आंसर हो जाता है ए। ये उनके रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में हमें देखने को मिलता है। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है या लीच गैदरर, वर्ड्सवर्थ की एक्चुअल एनकाउंटर है। एक लीच गैदरर 3 अक्टूबर 1800 की ये बात है। उनके होम के नियर डव कॉटेज ग्रासमर की ये बात है। जब वो वहाँ पर थे तो वो लिखते हैं इस पोयम को, और इस पोयम में हाउएवर द पोयम वॉज नॉट रिटन। वैसे तो ये पोयम 1802 तक नहीं लिखी गई थी, लेकिन वर्ड्सवर्थ इसमें जब डेस्पोंडेंसी, इस वर्ड को आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है निराशा। तो जब वर्ड्सवर्थ निराशा का वहाँ अनुभव करते हैं तब वो इस पोयम को लिखते हैं फेल नियर अर्ल्स वाटर बर्टन में। ठीक है, तो इस फैक्ट को भी हम ध्यान रखेंगे। इस पोयम को वो जब डेस्पोंडेंसी का अनुभव करते हैं तब लिखते हैं, कहाँ पर? बर्टन फेल नियर अर्ल्स वाटर में। और जब वो वहाँ पर घूम रहे होते हैं तो वहाँ पर जो इमोशंस होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, और लीच गैदरर पोयम वो उनके करंट एक्सपीरियंस पर बेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पोयम वॉज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन? ठीक है, इनमें से कौन सी पोयम ऐसी है जो लॉर्ड नेल्सन पर उन्होंने लिखी है? लॉर्ड नेल्सन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये एक मिलिट्री मैन थे और एक योद्धा थे, और योद्धा इसीलिए इनको हैप्पी वॉरियर्स भी बोला जाता था। इनके बारे में और भी की फैक्ट्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर। कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर, इस पोयम को विलियम वर्ड्सवर्थ ने, जो कि रोमांटिक पोएट हैं, उन्होंने 1806 में लिखा था लॉर्ड नेल्सन की डेथ के बाद, जो कि एक नेपोलियन वॉर्स के हीरो थे। इसको सबसे पहले उन्होंने 1807 में पब्लिश कराया था। इस पोयम में वो डिस्क्राइब करते हैं आइडल मैन इन आर्म्स, यानी कि वो उनको आदर्श मानते हुए उन्हें मैन इन आर्म्स बोलते हैं, और वो बोलते हैं कि वो युगों युगों तक याद रखे जाएंगे। और इसमें उन्होंने मीन्स जो उन्होंने स्पेंड की थी अपनी पॉलिटिकल और मिलिट्री लाइफ, उसको यहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया है। इस पोयम में पोएट इंक्लूड करते हैं उस स्टेटमेंट को, और एक इनिशियल क्वेश्चन वहाँ छोड़ते हैं कि हैप्पी वॉरियर्स किस तरह के होते हैं, कि दिस इज़ द हैप्पी वॉरियर, दिस इज़ ही हुम एवरी मैन इन आर्म्स शुड विश टू बी। तो इस तरह की लाइंस वहाँ पर वो इंक्लूड करते हुए कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर पोएम 1806 में कंपोज करते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन, जो कि नेपोलियन वॉर्स के हीरो माने जाते हैं। ओके, तो ये फैक्ट्स हम ध्यान रखेंगे। कुछ की फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जो पीजीटी एस्पिरेंट्स हैं या नेट के एस्पिरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले की फैक्ट्स हैं।
ये जो हैप्पी वॉरियर्स है ना, अल्फ्रेड ई स्मिथ जो राइटर हुए हैं फॉर द प्रेसिडेंसी, जिनको सेलेक्ट किया गया था 1924 में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में, उनमें जो फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट थे, उन्होंने स्मिथ को हैप्पी वॉरियर के नाम से बुलाया गया था। और ये जो हैप्पी वॉरियर का रेफरेंस है ना, एल्फ्रेड ई स्मिथ को वर्ड्सवर्थ की कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी वॉरियर से उद्धृत किया गया, मीन्स वहीं से लिया गया है। और इसी तरह से जो हबर्ट हम्फ्रे हैं, ठीक है, उनको भी द हैप्पी वॉरियर वहाँ पर रेफर किया गया है। तो ये भी वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी वॉरियर वहीं से लिया गया है। और अभी रिसेंटली बराक ओबामा जब उन्होंने सेकंड टर्म जीता था एज अ प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडन जो थे, उनको उन्होंने वहाँ पर रेफर किया था अमेरिकाज हैप्पी वॉरियर। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स हो जाते हैं, आप इनको जैसे चाहें रीड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, पर लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। और ये वर्ड्सवर्थ का जो फेमस वर्क था ना, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी वॉरियर, इन सबको रेफर किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ट अवे बाय, वर्ड्सवर्थ के जो ब्रदर थे वो कैसे गुजरे थे, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, हार्ट अटैक, शिपरेक, नन ऑफ दीज। वर्ड्सवर्थ के जो ब्रदर थे वो शिपरेक से उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के से जुड़े हुए थे, उनके एम्प्लॉय थे, और उनके जो ब्रदर थे उनका नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ, उनके ब्रदर का नाम वहाँ पर जॉन वर्ड्सवर्थ था, ठीक है। तो इस फैक्ट को भी हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इनके बारे में बात कर लेते हैं। जॉन वर्ड्सवर्थ की डेथ 5 फरवरी 1805 में, जब वो वहाँ पर शिप में जा रहे थे, ठीक है, द एब्रेगेविनी, तो वो वहाँ पर शिपरेक हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। द लॉस ऑफ हिज ब्रदर प्रॉम्प्टेड विलियम वर्ड्सवर्थ, अपने ब्रदर की लॉस पर वो वहाँ पर 3 एलिजीज लिखते हैं। मे बी एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए, कितनी एलिजीज वो वहाँ पर लिखते हैं, 3 एलिजीज, जो मे से बिटवीन के बीच 1805 में लिखी जाती हैं। और वो इन एलिजीज को टाइटल देते हैं टू द डेजी, आई ओनली लुक्ड फॉर पेन एंड ग्रीफ एंड डिस्ट्रेसफुल गिफ्ट, ठीक है। तो ये जो एलिजीज हैं इनके नाम याद रखेंगे, एक बार से फिर से रिपीट कर लेते हैं। अपने ब्रदर को जब वो वहाँ खो देते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो 1805 में वो 3 एलिजीज इन नामों से लिखते हैं। तो इन नाम को आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, वेयर डज दिस लाइन अपीयर, और टू लैमिया, और टू एडवर्सिटी, और टू स्टर्न डॉटर्स, या और टू ड्यूटी। राइट आंसर हो जाता है इसका और टू ड्यूटी, ठीक है। ये जो लाइन है और टू ड्यूटी से ली गई है। एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और टू ड्यूटी, जिसको वर्ड्सवर्थ लिखते हैं 1805 में और पब्लिश 1807 में कराते हैं, ये एक और था जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। मूड और टेम्पर और टू ड्यूटी का सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें जो वर्ड्सवर्थ हैं वो अपनी स्टेटमेंट टॉमस ग्रे का जो मॉडल है, हिम टू एडवर्सिटी, जो कि हॉरेस के और टू फॉर्च्यून से लिया गया है, उससे उद्धृत है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है कि और टू ड्यूटी किसके मॉडल पर आधारित है। अगर मॉडल पूछा गया तो मॉडल्ड ऑन टॉमस ग्रे हिम टू एडवर्सिटी, विच इन टर्न वाज इमिटेटेड, और जिसको वो किस पर मोड़ देते हैं, हॉरेस के और टू फॉर्च्यून पर वो वहाँ मोड़ देते हैं। इसके जो स्टेंजा हैं आइडेंटिकल हैं, जिसका यूज्ड ग्रे के द्वारा किया गया, और वहाँ पर वो अपनी जो पहचान है आइडियाज़ एंड फ्रेजियोलॉजी बताते हैं। ओके, इस ऑड में हम 56 लाइंस कंसिस्ट करते हैं, जिसमें 7 स्टेंजाज ऑफ 8 लाइन ईच हैं, और इसमें जो राइमिंग स्कीम है ए बी सी सी डी डी वहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाउडेमिया। लाउडेमिया इज, ये लाउडेमिया जो है ये क्या थी, ड्रामा, अ नॉवल, अ नैरेटिव पोएम, नन ऑफ दीज। तो लाउडेमिया एक नैरेटिव पोएम है। अगर आपने चैनल पर अपलोडेड ये वीडियो देखी होगी अच्छे से तो इसका आंसर आपको पता होगा। ये एक नैरेटिव पोएम है जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था 1815 में, और इसको पब्लिश कराया गया था 1845 में। ये ट्रोजन वॉर की स्टोरी पर बेस्ड एक नैरेटिव पोएम मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर। जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो हमेशा ह्यूमन डोर पर ग्रो करती हैं। तो ये लाइन्स, इस तरह की लाइन कहाँ पर हमें दिखाई देती है, इसका राइट आंसर हो जाता है टू लूसी। लूसी में ये हमें दिखाई देती हैं। लूसी पोएम्स की जो लूसी पोएम्स 5 पोएम की जो ये सीरीज़ है, इसको फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ने, जिनका जन्म
जो उनका बर्थ टाइम पीरियड है 1770 से 1850 तक माना जाता है, और 1798 एंड 1801 के बीच जो एडिशन आए थे उसमें ये पोएम्स हमें देखने को मिली थी। ये सेकंड एडिशन जो था लिरिकल बैलेट्स का 1800, उसमें हमें देखने को मिलती हैं। लूसी पोएम्स में हम इंक्लूड कर सकते हैं 5 पोएम्स हैं ये। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, सेकंड शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, थर्ड पोएम I travelled among unknown men. Next 3 years she grew in sun and shower, and last but not least a slumber did my spirit seal. इस तरह की जो पोएम है ये लूसी पोएम्स मानी जाती हैं, और ये 5 पोएम्स की एक सीरीज है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आप इसको अच्छे से रीड करेंगे और ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, If solitude or fear or pain or grief should be thy portion, who is Wordsworth referring to? तो ये जो लाइन है ये वर्ड्सवर्थ ने किसको रेफर की है? इफ़ सॉलिट्यूड और फियर, यानी कि अगर अकेलापन या डर या दर्द या दुख आपका हिस्सा हो, तो इस तरह की लाइन उन्होंने किसके लिए बोली है यहाँ पर? कॉलरिज, मिल्टन, सिस्टर ऑफ कॉलरिज या डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए उन्होंने बोली है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ये उन्होंने डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए बोली हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की ये फेमस पोएम टिंटन एबे से ली गई हैं, जिसका फुल टाइटल हो जाता है लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने कंपोज किया था फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 1798। ये इसका फुल टाइटल है, इसको आप जाके देख सकते हैं। 2 पार्ट में ये मैंने वीडियो अपलोड की है, जिसमें एक एक्सप्लेनेशन पार्ट है और एक में की फैक्ट्स हैं टिंटन एबे से जुड़े हुए। आप उनको अच्छे से रीड कीजिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाई गई है, जिससे कि क्विक रिवीजन आप कर सकें टिंटन एबे का। उसमें लिटरेरी टर्म्स वगैरह सब कुछ वहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो टिंटन एबे की ये वीडियो आप चैनल पर जाकर जरूर विजिट कीजिए एक बार इस वीडियो पर। तो एंड में जो पोएट है वो एड्रेस करते हैं डोरोथी को इन लाइन्स को। डोरोथी को एड्रेस करते हुए ये लाइन्स बोलते हैं, सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन, विद व्हाट हीलिंग थॉट्स ऑफ टेंडर जॉय विल्ट दाउ रिमेंबर मी एंड दीज एग्जॉर्टेशंस। ठीक है, तो इस तरह की लाइन्स उन्होंने डोरोथी को एड्रेस करते हुए बोली हैं। तो मे बी एग्जाम में एग्जामिनर पूछ ले कि ये किसे रेफर की हैं, ये लाइन्स डोरोथी को रेफर की हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल टू अ pastoral poem that present the pathetic life of a shepherd Michael. What is the name of his son? माइकल जो कि एक पेस्टोरल पोएम है वो पैथेटिक लाइफ को शो करती है जो शेफर्ड है वहाँ माइकल, तो उनके बेटे का नाम बताइए। माइकल भी चैनल पर अपलोडेड है, तो आप उसको वहाँ से रीड कर लेंगे अच्छे से। ड्यूक, माइकल जूनियर, ल्यूक या नन ऑफ दिस। प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है, तो उनके सन का नाम होता है ल्यूक। माइकल जो कि एक पेस्टोरल पोएम है, विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पर एक ओल्ड शेफर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, माइकल जिनका नाम है, और उनके सेक्रीफाइसेस यानी कि जो उन्होंने अपने बेटे के लिए त्याग दिए थे जिसका नाम ल्यूक है, और जो एक बार शहर चला जाता है अपनी लैंड को छोड़कर और वहीं पर खो जाता है, यानी कि उस शहर की चकाचौंध से वो कभी भी वापस नहीं आता। और जो ये शेफर्ड है, ओल्ड शेफर्ड माइकल, इसकी जो लाइफ है वो ऐसे ही दुखों में बीत जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये एक पेस्टोरल पोएम यहाँ पर मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर नेवर बेट्रेड द हार्ट दैट लव्ड हर, दीज लाइन्स आर इन। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप देख लेना। ये लाइन्स यानी कि टिंटन एबे की जितनी भी लाइन्स हैं आपको अच्छे से देखनी है। एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने वहाँ अपलोड की है, आप इसको एक बार क्विक रिवीजन कर सकते हैं, उससे क्या होगा हमें लाइन्स याद रह जाती हैं। सॉलिटरी रिपर डेफोडिल्स टू मिल्टन या टिंटन एबे, आंसर आपको पता है, ये टिंटन एबे की लाइन है। ठीक है, फुल टाइटल अभी हमने इसका रीड किया था। The lions composed of few miles above the Wye during a tour July 1798, जिसको लिरिकल बैलेट की लास्ट पोएम भी माना जाता है। ठीक है, लिरिकल बैलेट्स में ये लास्ट पोएम उन्होंने कंसिडर की थी यानी कि इंक्लूड की थी। वर्ड्सवर्थ मेंशन अबाउट बर्न्स एंड चैटरटन इन द पोएम। ठीक है, वर्ड्सवर्थ किस पोएम में बर्न्स एंड चैटरटन को इंक्लूड करते हैं, मेंशन करते हैं? रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, माइकल टू मिल्टन या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाता है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, जिसका सब टाइटल लीच गैदरर भी माना जाता है। ठीक है, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। ये फेमस पोएम हो जाती है, इसमें वर्ड्सवर्थ ने बर्न्स और चैटरटन को इंक्लूड किया था, मेंशन किया था। ये एक लिरिक पोएम है जिसको वर्ड्सवर्थ ने 1802 में पब्लिश कराया था, और ये जो उनकी सीरीज आई थी पोएम इन 2 वॉल्यूम्स 1807 में, उसमें ये पोएम हमें देखने को मिलती है। इस पोएम में 20 स्टेंजा हैं।
टोटल 20 स्टेंजा है और इसको राइम रॉयल में मॉडिफाई किया गया है, ठीक है। इसका अदर टाइटल लीच गैदरर हो जाता है, जिसको इन्होंने लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड के नियर लिखा था। इस पोएम का स्टाइल, ये लिरिक पोएम है, इसमें 20 स्टेंजा है और इसमें लेक डिस्ट्रिक्ट के बारे में वो वहाँ पर डिस्कस करते हैं। डव कॉटेज के पास उन्होंने ये पोएम लिखी है। वर्ड्सवर्थ हैड अ हाउस एट डव कॉटेज नियर ग्रासमर विद एन ओल्ड लीच गैदरर विच टुक प्लेस, इट इज एज्यूम्ड, अराउंड द अर्ली डेज ऑफ अक्टूबर 1800, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मोर्न, वेयर डज दिस लाइन अपीयर, ठीक है। नॉट विदाउट होप, बिना किसी आशा के और शोक से हम वी सफ़र, हम सफ़र करते हैं। वेयर डज दिस लाइन अपीयर, ये कहाँ देखने को मिलती है? पील कासल टू मिल्टन डैफोडिल्स। तो यहाँ पर पॉइंट कहते हैं कि बिना आशा के, बिना हम जो है पेन सहते रहते हैं और शोक मनाते हैं। तो ये कहाँ से ली गई हैं? पील कासल, मिल्टन, डैफोडिल्स या नन ऑफ दीज। तो ये लाइंस जो हैं पील कासल से ली गई हैं, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाता है पील कासल। पील कासल, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये एक एलेजिकल स्टेंजा है। पील कासल ये एक एलेजिक स्टेंजा पोएम है जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी जो सीरीज आई थी उनकी पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807 में उसमें उन्होंने पब्लिश कराया था। इसका फुल टाइटल हो जाता है एलेजिक स्टेंजा सजेस्टेड बाय अ पिक्चर ऑफ पील कासल इन अ स्टॉर्म पेंटेड बाय सर जॉर्ज बियोमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम एलेजिक स्टेंजा वाज सजेस्टेड बाय अ पिक्चर ऑफ पील कासल इन अ स्टॉर्म पेंटेड बाय। इस तरह से क्वेश्चन को घुमा कर पूछ लिया जाएगा तो आंसर हो जाएगा सर जॉर्ज बियोमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग इन हिज आवर, दिस लाइन अपीयर्स इन, ठीक है। मिल्टन को उस समय तक जीना चाहिए था, उन घंटों तक जीना चाहिए था। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? पील कासल, द बार्ड, टू मिल्टन लंदन 1802 या नन ऑफ दीज। तो इस तरह की जो लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ का जो फेमस वर्क है टू मिल्टन लंदन 1802 से लिया गया है, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने लंदन 1802 विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये वर्क मिल्टन की प्रेज करते हुए लिखा था। वर्ड्सवर्थ इसमें कास्टिगेट करते हैं इंग्लिश पीपल को कि जो कि स्टैग्नेंट और सेल्फिश हो गए हैं, और वो 17th सेंचुरी के जो पोएट हैं जॉन मिल्टन, उनकी प्रशंसा करते हुए इस वर्क में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाउ सॉल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, हुज सॉल इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग टू हियर, ठीक है। उनकी जो सोल है वो एक स्टार की तरह है एंड ड्वेल्ट अपार्ट, तो किसकी सोल यहाँ पर रेफर की है? शेक्सपियर, अर्नोल्ड, टेनिसन, मिल्टन। तो राइट आंसर इसमें हो जाता है मिल्टन। मिल्टन की सोल को वो बोलते हैं लंदन 1802 में। इसमें उन्होंने उनकी प्रशंसा करते हुए उनकी सोल के बारे में लिखा है और वो उनकी सोल को वहाँ पर रेफर करते हैं एज ब्राइट एंड नोबल एज अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट फ्रॉम द क्राउड, यानी कि वो भीड़ में से अलग दिखते हैं। नॉट फीलिंग द अर्ज टू कन्फर्म टू नॉर्म्स, मिल्टन्स वॉइस रिजेंबल, यानी कि जो मिल्टन की वॉइस है वो पहचानी जाती है। द सी प्योर इज द नेक टू हेवंस, की उस समुद्र की तरह से और उस हेवन की तरह से जो बहुत प्योर है, मैजेस्टिक है एंड फ्री है। तो इस तरह से वो उनकी प्रशंसा करते हुए ये लाइन्स वहाँ पर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रुथ इज 1799 में ये आई थी रुथ। तो इसका ऑल्टरनेटिव टाइटल यहाँ पर पूछा गया है द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ या नेचर एंड पेन। ये देखते ही समझ गए होंगे क्योंकि वर्ड्सवर्थ की पोएम है, तो राइट आंसर हो जाता है द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, रुथ और द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, जिसको 1799 के ड्यूरिंग लिखा गया था, ठीक है। और इसको सोमरसेटशायर में उन्होंने लिखा था, ठीक है। ये स्टोरी है एक माइजरीज एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ गर्ल, एक गर्ल की, ठीक है, रुथ, जिसका नाम है, जो अमेरिकन यूथ के हत्थे चढ़ जाती है, हुज नेचर वॉज मेड इनह्यूमन, और जिससे उसकी नेचर जो है बहुत ज़्यादा इनह्यूमन हो जाती है। रिसीविंग फायर्स एंड इरेगुलर स्टिमुलस, यानी कि वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर पेन सहन करती है उस ट्रॉपिकल अमेरिका में घूमते हुए, ठीक है। इसको द पोएम, ये रिकॉग्निशन है डार्कर साइड ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। ये जो नेचर है, नेचर के इन्फ्लुएंस की डार्कर साइड को वहाँ पर रिप्रेजेंट करती है, ऑफ विच द ब्राइटर साइड इज प्रेजेंटेड इन द एजुकेशन ऑफ नेचर। और इसी का जो ब्राइटर पार्ट है, यानी कि इसी का जो दूसरा पार्ट है वो एजुकेशन ऑफ नेचर 1799 में जो वर्क इनका आया था उसमें हमें देखने को मिलता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है रुथ। ये भी वहाँ पर अपलोड की गई है चैनल पर, तो चैनल पर जाइए और इसको वहाँ से आप अच्छे से रीड कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये पोएम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री इज अ सेलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन हुज ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री इज अ सेलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन हुज ओपिनियन इज दिस। यानी कि यहाँ पर ये बोला गया है कि जो कविता की भाषा है
वो ज्वलन संवेदनाओं की स्थिति में मनुष्यों की वास्तविक भाषा का चयन है। ठीक है, विविड सेंसेशन। ठीक है, तो ये जो ओपिनियन है लैंग्वेज ऑफ पोइट्री, ये किसने दी है? तो इसका राइट आंसर हमें पता है, क्योंकि हम वर्ड्सवर्थ के बारे में स्टडी कर रहे हैं। एग्जाम में वहाँ पर हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी तो यहाँ इजीली हम इसको फाइंड कर पाएंगे क्योंकि हम वर्ड्सवर्थ के बारे में रीड कर रहे हैं, बट एग्जाम में आपको कैसे पहचानना है उसको वहाँ पर अच्छे से रीड कीजिए। यहाँ पर बोला क्या गया है, लाइंस क्या है कि जो पोइट्री, लैंग्वेज ऑफ पोइट्री है सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन, स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन। इस तरह की भाषा की बात किसने की है? तो ये वर्ड्सवर्थ करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट हैं। ठीक है, सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ जो आए थे और रोमांटिक एज को जिन्होंने लॉन्च करने में उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी एस टी कॉलरिज ने। ठीक है, और इनका जॉइंट पब्लिकेशन आया था लिरिकल बैलेड्स। ठीक है, जिनका जन्म, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बार बायोग्राफी से कुछ फैक्ट्स उठाए हैं तो इनको एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। विलियम वर्ड्सवर्थ जिनका जन्म 7 अप्रैल 1770 कोकरमाउथ यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। इनकी डेथ 23 अप्रैल 1850 राइडल माउंट एंड गार्डन्स, राइडल यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। ठीक है, इनके ऊपर प्रभाव था एस टी कॉलरिज और विलियम शेक्सपियर से, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। उनके चिल्ड्रन के बारे में बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ एंड डोरा वर्ड्सवर्थ उनके बच्चे यहाँ पर हो जाते हैं। मैरी हचिंसन को उनकी स्पाउस यहाँ पर माना जाता है। मैरी हचिंसन उनकी वाइफ थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट मे बी सेफली अफर्म दैट देयर नीदर इज नॉर कैन बी any essential difference between the language of prose and metrical composition, whose comment is this? ये तो हमें यहाँ पर अच्छे से पता ही चल जाएगा कि ये जो कमेंट है ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है, बट एग्जाम में कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे उसके लिए इस कोटेशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट मे बी सेफली अफर्म्ड, यानी कि सावधानी से, यानी कि सेफली हम इसकी पुष्टि कर सकते हैं कि दैट देयर नीदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस ऑफ द लैंग्वेज ऑफ प्रोज, कि गद्य की जो भाषा है उसकी छंदात्मक जो रचना है उसमें ना तो कोई अंतर हो सकता है और ना ही ये अंतर कोई बता सकता है। ठीक है, और यहाँ पर ये कमेंट किसने दिया है? ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने दिया है, जो कि रोमांटिक एरा के फेमस पोएट माने जाते हैं। लिरिकल बैलेड उनका वर्क आया था एस टी कॉलरिज के कोलैबोरेशन में। 1798 में उनका ये वर्क पब्लिश कराया गया था और जो कि लिटरेचर में रोमांटिक मूवमेंट में माना जाता है। इसका इसका फर्स्ट एडिशन आया था 1798 में। अब ये जो फैक्ट्स हैं इनको आपको अच्छे से रीड करना है और इनको ध्यान रखना है। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एडिशन कब कब इनके आए थे। ठीक है, तो लिरिकल बैलेड्स का फर्स्ट एडिशन 1798 में आया था। सेकेंड एडिशन को 1800 में पब्लिश कराया गया था। 1802 में थर्ड एडिशन आया था। ठीक है, थर्ड एडिशन 1802 में आया था, ये आपको ध्यान रखना है। और 1805 में ये इनका फोर्थ एडिशन यहाँ पर आया था। इन फैक्ट्स को आप अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, तो लिरिकल बैलेड्स के टोटल कितने पार्ट आए थे? 4 पार्ट आए थे। ठीक है, एक बार और यहाँ पर अच्छे से रिपीट कर लेते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट 1798, ठीक है, सेकेंड पार्ट 1800, थर्ड पार्ट जो इनका आया था 1802 में एंड फोर्थ पार्ट आया था इनका 1805 में। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन is Coleridge was the first to criticize Wordsworth's theory of poetic diction in Biographia Literaria, Prelude, Lyrical Ballads, none of these। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो वर्ड्सवर्थ की थ्योरी है पोएटिक डिक्शन की, उसकी आलोचना करने वाले कॉलरिज पहले व्यक्ति थे। तो ये उन्होंने अपने किस वर्क में की है? इसका राइट आंसर हो जाता है बायोग्राफिया लिटरेरिया में उन्होंने ये की है। बायोग्राफिया लिटरेरिया एक क्रिटिकल वर्क है, ऑटोबायोग्राफी भी इसको माना जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। ये भी पूछा जा सकता है एस टी कॉलरिज की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का नाम बायोग्राफिया लिटरेरिया। ठीक है, जिसको उन्होंने 1870 इनकी जो 2 वॉल्यूम्स आई थी उसमें पब्लिश कराया गया था। ठीक है, इट्स वर्किंग टाइटल, जो इसका वर्किंग टाइटल था वो था ऑटोबायोग्राफिया लिटरेरिया। तो इसको आप ध्यान से रीड करेंगे और इसमें जो उन्होंने वर्ड्सवर्थ के बारे में बोला था कि जो वर्ड्सवर्थ की पोएटिक डिक्शन है उसके सिद्धांत की उन्होंने आलोचना वहाँ पर करी थी।
ठीक है। सैमुअल टेलर कॉलरिज इनका पूरा नाम था। ये लिटरेरी क्रिटिक, फिलोसोफर माने जाते हैं, वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड थे और रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लैंड के ये फाउंडर माने जाते हैं और लेक पोएट्स के भी ये मेंबर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ सेटल डाउन विद हिज Dorothy and Coleridge at Alfoxden, but for the last 50 years of his life lived first at Dove Cottage, Grasmere, एंड फाइनली एट, यानी कि वर्ड्सवर्थ जो है अपनी बहन डोरोथी और कॉलरिज के साथ अल्फॉक्सटेन में बस गए थे, लेकिन जो उनकी लाइफ के लास्ट 50 ईयर्स थे वो उन्होंने डव कॉटेज ग्रासमर में बिताए। तो वहाँ पर कहाँ वो मेन कौन सी जगह थी, वो राइडल माउंट, एल्फॉक्सटन और नन ऑफ दीज, ये अगेन नहीं है, ये यहाँ पर कुछ और वर्ड है, ठीक है। एल्फॉक्सटन, नन ऑफ दीज या सी रोजेस, तो इसका राइट आंसर हो जाता है राइडल माउंट, ठीक है। जो उन्होंने अपना टाइम बिताया था अपनी बहन डोरोथी और कॉलरिज के साथ एल्फॉक्सटन में, लेकिन जो लाइफ के एंड 50 ईयर्स थे वो उन्होंने राइडल माउंट डव कॉटेज में बिताए थे, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना अपने फेलो पोएट सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ। ओके, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए।